आज हम लोग अब जो आज का न्यूज़पेपर है, वो पढ़ेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज 12 अगस्त यानी कि आज है इंटरनेशनल यूथ डे। यूएनजीए द्वारा क्योंकि एक्सेप्टेड है, यूएनजीए द्वारा डिक्लेयर्ड है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएनजीए द्वारा डिक्लेयर्ड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डेज होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर बार एग्ज़ाम में देखोगे आप पुराने पुराने पेपर्स उठा के देखो, तो उसके अंदर 1-2 पूछे हुए हैं, ठीक है? तो सीधे-सीधे 2 नंबर का सवाल है, 1 से 2 नंबर का सवाल है, इसको याद करना, ठीक है? तो यूथ कौन है? जिसकी एज 15 से 24 साल है। वैसे यूथ कौन होता है? हू इज़ अ यूथ? क्या यूथ एज से डिफाइन किया जा सकता है? क्या यूथ को एज से डिफाइन किया जा सकता है? तो फिर हाँ, सोशियोलॉजिकल पूछ रहा हूँ मैं, साइक एज 50 से ज़्यादा है ना? 55 ईयर्स है। तो यूथ लीडर उसको भी राहुल गांधी को भी बोल देते हैं। अखिलेश यादव को भी यूथ लीडर बोल देते हैं यूपी के अंदर, है ना? तो ऐसे यूथ लीडर बहुत सारे तुम लोगों को दिखेंगे कि जो 50 साल, 55 साल के हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? उनको कैसे यूथ लीडर बोल देते हैं जब कह रहे हैं कि 15 से 24 साल तक को यूथ बोलेंगे? रिलेटिवली मोदी जी से यंग है, इसलिए यूथ लीडर बोल दिया। वैसे तो यूथ जो है ना, यूथ एक माइंडसेट है, जैसे आपने बताया कि यूथ माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? जो चेंज को एक्सेप्ट करे, जो नए आइडियाज को एक्सेप्ट करे, उसको बोलते हैं यूथ। तो अपना यूथ हमेशा बरकरार रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवन के अंदर इस साल की थीम है डिफरेंट कंटेक्ट कॉमन एस्पिरेशंस, क्योंकि यूथ के डिफरेंट कंटेक्ट हैं। हर एक देश में रहने वाले यूथ का अलग कंटेक्स्ट है, अलग पर्सपेक्टिव है, उसका ग्रोथ अलग तरीके से हुआ है, लेकिन एस्पिरेशंस कॉमन है डेवलपमेंट की, ठीक है ना? तो फोकस, चलो छोड़ दो इसको। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, आज वर्ल्ड एलिफेंट डे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एलिफेंट डे है और एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन को रोकने के लिए, पोचिंग, इलीगल आइवरी ट्रेड जो होता है, हाथी के दांतों का जो ट्रेड होता है, उसको रोकने के लिए, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स को रोकने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट। बल्कि क्रोनोलॉजी पूछी हुई है कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। तो सबसे पहले आया प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ बताना चाहते हैं? मुझे लगा कि कोई कुछ कहना चाहता है। तो सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद एलिफेंट, लायन और बिग कैट अलायंस, ठीक है? याद रखेंगे एशियन एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर, प्रोटेक्टेड है शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है? हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। लायन वल्नरेबल में आता है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, बस, बाकी दोनों सेम है। आईयूसीएन में लायन जो आता है वल्नरेबल है, और शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लायन भी, एलिफेंट भी, टाइगर भी, ठीक है? और अपेंडिक्स ए में आता है टाइगर भी, लायन भी, चीता भी, लेपर्ड भी, एलिफेंट भी। जितने भी बिग कैट्स हैं सब अपेंडिक्स 1 में आएंगे, एलिफेंट अपेंडिक्स 1 में आएगा। जितने भी ऐसे जानवर हैं जो आपके आपके नहीं, जंगल के इकोसिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं, वो सब अपेंडिक्स 1 में आएंगे, ठीक है? हालांकि एक एक जानवर डालता है वैसे तो, लेकिन जिसके ट्रांसफर से वहां के इकोलॉजी खराब हो सकती है, उसके ट्रांसफर पे, उसके इंटरनेशनल ट्रेड पे रोक लगाता है साइट्स, ठीक है? रेगुलेट करता है, रोक नहीं लगाता, बेसिकली रेगुलेट करता है कि अपेंडिक्स 1 में है तो दोनों देशों का परमिट चाहिए, इंपोर्ट वाले का भी, एक्सपोर्ट वाले का भी। और अपेंडिक्स 2 में है तो सिर्फ एक्सपोर्ट का परमिट चाहिए। अपेंडिक्स 3 में है तो किसी का परमिट नहीं चाहिए, वहां पर केवल एक्सपोर्टिंग कंट्री का परमिट चाहिए। लेकिन अपेंडिक्स 3 में सिर्फ वही जानवर आएंगे जिनको की कंट्री ने रिक्वेस्ट किया हो कि इसको
सुरक्षित किया जाए, इसको अपेंडिक्स में डाला जाए। तो अपेंडिक्स 3 में इंडिया का आता है ब्लैक बग, ठीक है। तो एलिफेंट इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर क्या कहता है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल आया है 2026, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन इसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, ठीक है, जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी होगी, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को अमेंड करता है ये। इसके देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। व्हाट इज द ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक एडजुडिकेशन के लिए। स्पेसिफिक एडजुडिकेशन मतलब कोई स्पेसिफिक मैटर है, तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। तो जैसे कंज्यूमर कोर्ट, वो भी एक ट्रिब्यूनल है। रेरा, वो भी एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करती है, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कॉमनली हम लोग सुनते रहते हैं। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल बना के क्यों बनाए ट्रिब्यूनल? क्यों बनाए? ताकि जल्दी डिस्पोजल हो, कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए, केसेस का फास्ट डिस्पोजल हो सके। फॉर्मल प्रोसीजर, इनका जो प्रोसीजर होता है, जैसे आप नॉर्मल कोर्ट में जो प्रोसीजर देखते हैं उससे अलग होता है इनका, है ना। फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता है, एविडेंसेस पे इतना ज्यादा जोर नहीं होता कि एविडेंस फाइल करो, फाइलिंग वाइलिंग की फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा इसमें नहीं होती, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना। जैसे आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे और आप मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए क्लेम करेंगे, तो कोई डॉक्टर बैठा होगा, रिटायर्ड डॉक्टर होगा, कोई सीनियर डॉक्टर होगा, जो आपके केस को सुनेगा। मतलब बेंच में 2-3 लोग होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक एक्सपर्ट होगा सब्जेक्ट का, तो वो लोग आपकी सुनेंगे। उसके बाद आपका वो डिसीजन लेंगे कि आपके केस में क्या डिसीजन होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा, सीधी बात है ना। तो बट ट्रिब्यूनल्स परफॉर्म जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शंस करते हैं। क्वासी जुडिशियल क्या होता है और जुडिशियल क्या होता है, अंतर क्या है इनमें? जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर रहे हो और जुडिशियल काम भी कर रहे हो, कई बार आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है ट्रिब्यूनल्स के अंदर। एसडीएम की कोर्ट हो गई, वो क्वासी जुडिशियल है ना। तो जुडिशियल जो प्योरली जुडिशियल काम कर रहे हैं। लोक अदालत अलग चीज है, लोक अदालत एडीआर में आ जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल है वो अलग चीज है ना। Therefore, they must remain independent। जुडिशियल वर्क कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी कई बार पार्टी होता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट कई बार पार्टी होता है ना। स्टेट के अगेंस्ट केस होते हैं, तो स्टेट के अगेंस्ट केस है तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से बाहर होना चाहिए ट्रिब्यूनल्स को, ये बात तो क्लियर है। इसके ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं, है ना। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है, आर्टिकल 323 ए क्या कहता है? पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। इसके अलावा 323 बी ये क्या बताता है कि टैक्सेशन पे ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट में बना सकते हैं, लैंड रिफॉर्म, इलेक्शन, रेंट कंट्रोल, टेरेंसी, एसेंशियल कमोडिटीज, इन सब के लिए क्या बना सकती है सरकार? ट्रिब्यूनल बना सकती है अलग से। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए दोनों, ठीक है, इससे पहले नहीं थे। उससे पहले इतनी जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा बर्डन नहीं था कोर्ट्स के ऊपर। जैसे जैसे बर्डन बढ़ा, ट्रिब्यूनल्स की जरूरत महसूस हुई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कहा गया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि ट्रिब्यूनल्स को सेटअप कर सकते हैं, ठीक। अब 2026 में क्या किया गया? नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाएंगे अब। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन क्या होगा? इसके अंदर 5 मेंबर होंगे। 5 मेंबर कौन कौन होंगे देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंबर्स पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन मेंबर होंगे नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के अंदर। तो एक एक चेयरपर्सन होगा, एक चेयरपर्सन होगा,
जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होगा या फिर चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का, या तो चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होगा। बाकी दो मेंबर जुडिशियल मेंबर होंगे। ये कौन होंगे? फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे या फिर जजेस होंगे हाई कोर्ट के, या तो हाई कोर्ट जजेस होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। दो टेक्निकल मेंबर दो टेक्निकल मेंबर होंगे। इनको कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, जैसे डॉक्टर हो गए मेडिकल के लिए, है ना। लॉयर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर लॉ की फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ 25 साल से, तो मैं उसका टेक्निकल एक्सपर्ट बन गया हूँ अब, है ना, तो लॉयर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। बाकी हाँ, किसके लिए? हाँ नहीं, ये केस नहीं सुनेंगे, ये तो कमीशन है। ये सारे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर एक कमीशन बनाया गया है। सारे ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन बनाया है ये केसेस नहीं सुनेंगे डायरेक्टली, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इसके अंदर अपॉइंट किए जाएंगे दो। तो क्या कंपोजिशन है? दो टेक्निकल मेंबर हो गए, दो जुडिशियल मेंबर हो गए और एक चेयरपर्सन हो गया। यानी कि 3 जुडिशियल मेंबर हैं और 2 एक्सटर्नल जुडिशरी के बाहर के लोग हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाएगा इसका? न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इसका रखा जाएगा। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो सारे के सारे जितने भी 5 मेंबर है उनको अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अपॉइंटमेंट है। ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल और केवल कंसल्टेशन के लिए है। मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स। केवल 3 लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी कंसल्टेशन दिया जाएगा, कंकरेंस नहीं, कंसल्टेशन दिया जाएगा चीफ जस्टिस से। ठीक है। द बिल रिक्वायर कंसल्टेशन नॉट कंकरेंस ऑफ द सीजेआई। कंकरेंस वर्ड नहीं यूज किया गया। क्या यूज किया गया है? कंसल्टेशन। क्या इस वर्ड को सुन के कोई और लॉ दिमाग में आ रहा है? अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कोलेजियम वाला, है ना। कोलेजियम के अंदर जब हम जुडिशियल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कंसल्टेशन वर्ड यूज किया गया, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से उसको कंकरेंस कर दिया गया बाद में, है ना। सेकेंड जजेस केस के अंदर, ठीक है, तो सेकेंड जजेस केस के अंदर इसको कंसल्टेशन को कंकरेंस कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी कंसल्टेशन वर्ड यूज किया गया है, ध्यान रखना। ठीक। No consultation with CJI is expressly required for technical members appointment. Technical members जो है उनको अपॉइंटमेंट के लिए कोई कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। एनटीसी क्या क्या करेगा ये देखो। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ट्रिब्यूनल, सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करेगा। ठीक है। ट्रिब्यूनल्स में जो वैकेंसीज है उसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनेगी। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ये लोगों को ढूंढ के लाएगी कि इनको अपॉइंट करना है। रिव्यू ट्रिब्यूनल परफॉर्मेंस, ट्रिब्यूनल की परफॉर्मेंस का रिव्यू, एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, ओवरसीज इंक्वायरीज इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट ट्रिब्यूनल मेंबर्स के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको ये लोग देखेंगे, एनटीसी। डेवलप एंड मेंटेन द नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड, एक नेशनल, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, लिख लो इसको, नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड बनाया जाएगा। ठीक है। इस नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड के अंदर क्या होगा? इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी रिगार्डिंग द केसेस और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ऐसा कह रहे हैं, है ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पब्लिक के साथ, पब्लिक को ऑन द डोर जस्टिस देने का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेंथन होगा, है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स कैसे होगा? द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विल रिकमेंड 1 पर्सन फॉर ईच वैकेंसी, एक व्यक्ति हर एक वैकेंसी के लिए रिकमेंड करेंगे। 1 एडिशनल पर्सन फॉर वेटिंग लिस्ट, और एक वेटिंग लिस्ट बनेगी जिसके अंदर एडिशनल मेंबर्स होंगे कि ये वेटिंग लिस्ट में है। एक प्रायोरिटी पे एक ही रिकमेंड करेगा। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट मेक द अपॉइंटमेंट विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कितने महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है। तो विद इन 3 मंथ्स
विद इन 3 months। ठीक, टेन्योर क्या होगा, चेयरपर्सन का टेन्योर होगा 5 years और 70 years ऑफ एज, विच एवर कम्स अर्ली, और बाकी के मेंबर्स का 5 years टेन्योर या फिर 67 years ऑफ एज। ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है जी। नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट विल बी सेंट्रल पोर्टल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रिब्यूनल केसेस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल पोर्टल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रिब्यूनल केसेस। तो नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड, ठीक है। एक है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, वो अलग है, उसके अंदर बाकी के सारे केसेस है, इसके अंदर ट्रिब्यूनल के केसेस होंगे सिर्फ। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग, इन सबको, पेंडेंसी को, इन सबको इंप्रूव करेगा। ठीक है ना। और इसके कुछ पॉजिटिव फीचर्स हैं, जैसे कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाएगा, 5 साल का टेन्योर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि 4 साल का टेन्योर नहीं होना चाहिए, 4 साल का टेन्योर कम है, 4 साल के टेन्योर को मना किया था, 5 साल का किया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर एक, तो 5 साल का जजमेंट पहले, वो 5 साल का टेन्योर पहले भी कहा था, वही मेंटेन किया गया। ठीक है, 3 month अपॉइंटमेंट पीरियड, ये अच्छी बात है कि भाई प्रॉम्प्ट डिसीजन हो रहा है, जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। इंट्रोड्यूसेस एक्सपर्ट असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट, सीएजी का ऑडिट, ये सब अच्छी बात है। नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स हैं यहाँ पर। एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स, द एनटीसी इटसेल्फ, एग्जीक्यूटिव अपने आप ही अपॉइंट कर रहा है पूरा एनटीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ, भले ही जुडिशियल ऑफिसर है, लेकिन चेन ऑफ अपॉइंटमेंट देखें तो कहां से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। द एनटीसी इज मेंट टू प्रोटेक्ट ट्रिब्यूनल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से बचाने के लिए तो है ट्रिब्यूनल, और वो अपॉइंटमेंट ही वहां से हो रहा है एग्जीक्यूटिव से, बट ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Consultation with the CGI is required only for chairperson and judicial members, which is again not mandatory to follow, है ना, concurrence नहीं है, केवल consultation है। The bill does not say that CGI's opinion will have primacy, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। तो 4 contradiction आपको पता है क्या है इसके अंदर। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर्स की, जो 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो 2 एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया। तो यहाँ पर आर्बिटरी डिसीजन लेने का स्कोप छोड़ा गया है। जब आर्बिटरी डिसीजन लिया जाएगा, तब वो क्या होगा, कौन से राइट के अगेंस्ट होगा मेरे, आर्बिटरी डिसीजन नहीं। अरे यार, ऑनलाइन वाले बताओ। नहीं, और तो क्या मान लो, आर्टिकल 13, 21। आर्बिटरीनेस इज एंटीथेसिस ऑफ डैश, नहीं। आर्बिटरीनेस इज एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कहा है। आर्बिटरीनेस, जब आप किसी को आर्बिटरीली डिसाइड करने के लिए छोड़ दोगे, जब आप नहीं बताओगे कि क्या क्वालिफिकेशंस होंगी इस व्यक्ति को सेलेक्ट करने के लिए, जब आप नहीं बताओगे कि इस डिसीजन के पीछे क्या रीजनिंग होगी, तो व्यक्ति अपनी रीजनिंग से करेगा। और जब व्यक्ति अपनी रीजनिंग से करेगा, तो व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति बायस्ड है, वो कास्ट से बायस्ड है, वो रीजन से बायस्ड है, वो फेवरेटिज्म से बायस्ड है, वो नेपोटिज्म से बायस्ड है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके बायस्ड होने के, तो वो बायस्ड डिसीजन लेगा। तो बायस्ड डिसीजन हमेशा इक्वालिटी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी अलाउंसेस, रिमूवल कैसे होगा उनका, कोई इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसको बोलेंगे एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर, एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर, क्योंकि पावर का क्या किया इन्होंने, डेलीगेट कर दिया कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो, तो ये आर्बिटरीनेस। ठीक है, रिमूवल रिमेन्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, रिमूवल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एनटीसी मेंबर को सेक्शन 6 में रिमूव कर सकता है, ट्रिब्यूनल मेंबर को सेक्शन 16 में रिमूव कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब रिमूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ट्रिब्यूनल का मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन ले ही कैसे पाएगा, ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतने प्रेशर में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कि वो यहाँ जजमेंट दिया, वहां उसका रिमूवल देने से पहले ही रिमूवल, क्योंकि पता तो चल ही जाता है क्या जजमेंट देने वाले हैं जज साहब।
तो रिमूवल हो जाएगी। ये जो नया वाला एक्ट है, बिल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2026 वाला, 2021 को अमेंड कर रहा है, जो ये अमेंडमेंट है 2021 के एक्ट का, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेक्रेटेरिएट से होगा। कैसे? सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद हेड एनटीसी सेक्रेटेरिएट। तो एनसीटी सेक्रेटेरिएट, वहां पर उसकी सैलरी कैसे निकल डिसबर्स होगी मेंबर्स की, किसके हाथ में है? सेक्रेटेरिएट के हाथ में। अपॉइंटमेंट, स्टाफ स्ट्रेंथ, स्टाफ कितना मिलेगा आपको? टाइपिस्ट, आप भले ही वहां पे एनटीसी मेंबर, वो किसी ट्रिब्यूनल के मेंबर बन गए, लेकिन आपको स्टाफ कितना मिलेगा? आपको स्टेनो मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको फाइल कीपिंग के लिए एक व्यक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? सेक्रेटेरिएट डिसाइड करेगा। तो आपको जब स्टाफ नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे कर पाओगे? तो किसी को काम करने से रोकना है तो सेक्रेटेरिएट अपने आप रोक सकता है उसको। सेक्रेटरी जो है वो बहुत इजीली रोक सकता है। और सेक्रेटरी कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी लगाम है, ठीक। सर्च कमेटी इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। सर्च कमेटी क्या है? द वोटिंग मेंबर जनरली इंक्लूड एनटीसी जुडिशियल पर्सन, एनटीसी का जो जुडिशियल पर्सन होगा वो, टेक्निकल मेंबर और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और चीफ जस्टिस। लेकिन इनको कौन सेलेक्ट कर रहा है? इनको भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है ना। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, दो तो यही हो गए, एक तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हो गया और एक एनटीसी जुडिशियल चेयरपर्सन। चलो ये मान लिया हमने कि चीफ जस्टिस के उससे हुआ है। एनटीसी टेक्निकल मेंबर तो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ना। और इसके भी अपॉइंटमेंट के लिए जो कंसल्टेशन है वो कंसल्टेटिव है, बस कंकरेंस की जरूरत ही नहीं है चीफ जस्टिस के साथ। तो इसलिए पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है इसके ऊपर? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का। तो फिर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस, अच्छा जुडिशरी है क्या? जुडिशरी बस कुछ भी नहीं है, बस लोगों का विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, नहीं तो पावर क्या है? अगर विश्वास खत्म हो जाएगा तो पावर क्या है? और विश्वास कैसे बनेगा? विश्वास तभी बना रहेगा जब इंडिपेंडेंट होगी। तो इसलिए इंडिपेंडेंस जरूरी है जुडिशरी की, ठीक है। अब आ जाते हैं एक ये टैक्सेशन और कुछ लॉज को लेके अमेंडमेंट बिल आया। 3 लॉज को लेके, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 को, फाइनेंस एक्ट 2026 को और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को। इन तीनों को अमेंड करते हुए एक बिल लेके आए, ठीक है, जो कि अभी दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। प्रेसिडेंट की कंसेंट बाकी है, जो कि मिल ही जाएगी आजकल में, है ना। हो सकता है मिल ही गई हो। सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया। ऑर्डिनेंस इशू करके क्या कहा गया? उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और ऑर्डिनेंस इशू करके क्या बोला गया? जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, इंटरनेशनल सप्लाई चेन के अंदर जो डिसरप्शन है, इसको टैकल करने के लिए हमने क्या किया? एक ऑर्डिनेंस जारी किया। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या चीजें थी वो हम लोग आगे जो अमेंडमेंट एक्ट आए उनके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। 6 महीने के अंदर ये लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नया सेशन आया, उस नए सेशन के शुरू होने के बाद 6 हफ्ते तक ही क्या रहता है? जीवित रहता है ऑर्डिनेंस। 6 हफ्ते बाद वो अपने आप ही लैप्स हो जाता है। या तो पार्लियामेंट उसको पास कर दे या फिर पार्लियामेंट उसको रिमूव कर दे। नहीं तो 6 हफ्ते बाद, 6 महीने नहीं, 6 हफ्ते बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, ठीक। मेजर प्रोविजंस देखेंगे सिर्फ, क्या कहता है? टैक्स एग्जेम्पशन करता है एफआईआई और बीआईएस के लिए। एफआईआई क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफपीआई क्या होता है? एफपीआई क्या होता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे शेयर मार्केट में जो फॉरेन से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो मैं अमेरिका के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मैं उसके लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर बन जाऊंगा, है ना। और अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं इन्वेस्टर हूँ। ऐसे ही कई बहुत सारी कंपनीज हैं जो पूल करके, पैसे को पूल करके इन्वेस्ट करती हैं, जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल हो गया, बहुत सारे लोगों का हो गया। तो ऐसे ही जो एफपीआई
म्यूचुअली कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया। जो इंडिविजुअल कर रहा है वो FPI है, लोग मिलके कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड की तरह कर रहे हैं, तो वो FII है। ठीक है, तो FII और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, एक बैंक है जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स, वो है BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो इनको इनकम टैक्स से क्या दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई इन्वेस्ट कर रहा है FII और उससे कुछ पैसे कमा रहा है, तो उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेगी, ठीक, मतलब टैक्स नहीं लेगी, सॉरी। कैपिटल गेन फ्रॉम सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करके, एक्सचेंज एक्सचेंज करके, ट्रांसफर करके जो भी पैसा कमाया उसने, उस पर भी क्या नहीं लगेगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2026 से ही अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस टैक्स पोजीशन क्या थी, प्रीवियस टैक्स पोजीशन थी इंटरेस्ट इनकम, इनकम पे 20% इंटरेस्ट था। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 30% था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हमने खरीदा और बेच दिया, उसमें जो कैपिटल गेन हुआ। लॉन्ग टर्म मैंने कोई शेयर खरीदा और लंबे समय तक रखा, 1 साल से ज्यादा रखा, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी भी अगर आप बेचते हो ना, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, अब BIS क्या है, BIS है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, 1930 में ये बना था, बेसल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स। जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, लगभग 63 सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर इसको बनाया है, 63 पार्टनर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, किसी एक कंट्री का नहीं है। तो जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो भी इसमें क्या है, पार्टनर है। ठीक है, तो बैंक्स ऑफ सेंट्रल बैंक है। अब उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं अमेंडमेंट, ताकि फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना, इंक्रीज फॉरेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट हो, उससे क्या होगा, हमारा रुपया स्टेबल होगा। ठीक है, इंप्रूव लिक्विडिटी इन G-Sec मार्केट, गवर्नमेंट सेक्टर मार्केट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाना, पैसे को बढ़ाना, मनी के फ्लो को बढ़ाना। ठीक है, रिड्यूस द गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमें उधार कम लेना पड़ेगा अपने काम करने के लिए, क्योंकि लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, अब वो प्रॉफिट शेयरिंग में रहेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब क्या है, वो प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट हो रहा है तो शेयरिंग होगी, नहीं हो रहा है तो जय श्री राम। ठीक है, G-Sec गवर्नमेंट सेक्टर मार्केट। ठीक है, स्ट्रेंथन इंडियाज इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल डेट मार्केट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, डेट मार्केट से इंटीग्रेट करना और रिलायबिलिटी अपनी लोन से कम करके इन्वेस्टमेंट में बढ़ाना गवर्नमेंट अपने कामों के लिए। ठीक है, इसीलिए टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा रहा है टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम भी जो इन्वेस्ट करते हैं वो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंटल वर्क के लिए यूज करती है, फिर जब हम लोग वापस सिक्योरिटी बेचते हैं तो हमें पैसे वापस कर देती है ना। रफ डायमंड ट्रेड को एग्जेम्प्ट किया, एक तो रफ डायमंड का जो ट्रेड है, अगर हम रफ डायमंड यानी कि अनकट डायमंड का क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो डायमंड माइनिंग कंपनीज, साइट होल्डर्स, ब्रोकर्स, एग्रीगेटर्स और टेंडर ऑक्शन एंटिटीज, इन सबको क्या मिलेगा, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। द बिल एग्जम्प्ट इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रफ डायमंड अर्न्ड बाय स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनीज, जिससे कि डायमंड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, सेल मस्ट टेक प्लेस इन नोटिफाइड स्पेशल जोन, स्पेशल जोन के अंदर अगर सेल हुई है तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेंटेन्ड एंड फर्निश्ड। रफ डायमंड मस्ट फॉल विद इन स्पेसिफाइड कस्टम क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन है, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट है होता है, उसके अनुसार इसमें एग्जम्पशन मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हल्का सा याद रख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जो इंसेंटिव दिया था 2030-31 तक था, उसको बढ़ा के 2040-41 तक कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप
कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम, प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स और टूलिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग जो सामान खरीद रहे हैं, वो जो कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती है, जैसे मशीन खरीद रहे हैं कोई बनाने के लिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है। Storage of components, income earned by foreign companies from storing and selling components through a customs bonded warehouse will be exempted। ठीक है। अगर कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस का यूज कर रहे हैं तो टैक्स एग्जेम्पशन है। कंपोनेंट्स आर सप्लाई टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ताकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। द कंपोनेंट आर यूज टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उसी के ऊपर है, सबके ऊपर नहीं है। और प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। कौन से गुड्स हैं? मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, ऑल इन वन कंप्यूटर्स और सर्वर, सब असेंबलीज, हियरेबल्स, वियरेबल्स, जैसे ये हियरेबल वियरेबल है ना, रिलेटेड एसेसरीज, जितनी भी एसेसरीज हो गई, माइक्रोफोन्स हो गए, माइक्स हो गए, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगती है, बैटरीज हो गई, है ना, तो वो सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। उसके लिए आप कैपिटल गुड्स मंगा रहे हो तो, ठीक है, कैपिटल गुड्स। The new warehouse exemption applies from October 1, 2026। नॉट इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेट करना है इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन के साथ, ताकि हम लोग भी उस सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन सके। हम लोग भले ही इंपोर्ट करके असेंबल करके बेचे, लेकिन कुछ प्रॉफिट तो इंडिया में भी आना चाहिए, है ना। रिड्यूस टैक्स अनसर्टेनिटी फॉर फॉरेन कंपनी ओनर्स, तो जिससे कि वो इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर। और सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग विदाउट रिक्वायरिंग फॉरेन कंपनीज टू एस्टैब्लिश अ फुल टैक्सेबल प्रेजेंस इन इंडिया। पूरा प्रेजेंस होना जरूरी भी नहीं है इंडिया के अंदर, टैक्सेबल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट देके इंडिया के अंदर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करा सके। ठीक। ऑफशोर फंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया, तो पहले एक प्रॉब्लम थी, क्या थी? एन ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज्ड बाय इंडियन फंड मैनेजर could potentially be treated as having business connection in India and become taxable here। ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? इंडियन फंड मैनेजर कुड पोटेंशियली बी ट्रीटेड एज, उसको ये माना जा सकता है ना कि वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो जब वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अब क्या किया है? सेफ हार्बर फ्रेमवर्क जो पहले से एग्जिस्ट करता था, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं, कुछ जो कंडीशन थी उनको रिमूव कर दिया। जैसे पहले कंडीशन थी कि 25 इन्वेस्टर होने चाहिए पूल के अंदर, जो पूल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफआईआई आ रहा है, उसके अंदर 25 इन्वेस्टर होने चाहिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले मैक्सिमम 10% पार्टिसिपेशन सिंगल इन्वेस्टर का कैप था, कि 10% से ज्यादा नहीं कर सकते, तो अब वो कैप हटा दिया। मिनिमम मंथली एवरेज कॉर्पस 100 करोड़ का था, वो हटा दिया मिनिमम वाला। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट इन्वेस्टिंग मोर देन 25% ऑफ कॉर्पस इन वन एंटिटी, एक ही एंटिटी में 25% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा रेस्ट्रिक्शन था पहले, वो हटा दिया। ठीक है। सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड एंटिटीज, तो ये सारे हटा दिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाए इंटरनेशनल जो फंड मैनेजर्स हैं उनके लिए। ठीक है। जो अभी भी कंडीशंस हैं, तो वो ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर होना चाहिए, नॉट बी रेसिडेंट इन इंडिया, बी सिचुएटेड इन अ ट्रीटी और नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन, जिसके साथ ट्रीटी है, जो नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन में रह रहे हैं, यानी कि पूरे दुनिया में से कोई भी नहीं कर सकता, जो नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन है वहां से अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्या मिलेगा? टैक्स एग्जम्पशन उसको मिलेगा। ठीक है। कीप डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय इंडियन रेसिडेंट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड 5% लिमिट, 5% लिमिट होनी चाहिए, 5% से ज्यादा इंडियंस नहीं होने चाहिए उसके अंदर। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इंडियन रेसिडेंट्स का नहीं होना चाहिए उसके अंदर 5% से ज्यादा, उस एंटिटी के अंदर जो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में। नहीं तो फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट हो गया वो अलग रूट से, है ना। टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए हमने क्या किया? अलग रूट से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। नॉट डायरेक्टली कंडक्टेड और कंट्रोल अ बिजनेस इन इंडिया, कोई बिजनेस ना हो इंडिया में, कोई डायरेक्टली कंट्रोल ना हो इंडिया के अंदर। ऑपरेट थ्रू अ रजिस्टर्ड एंड इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर द्वारा ऑपरेट किया जा रहा हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक इंडिया स्पेसिफिकली द आईएफएससी एंड गिफ्ट सिटी एट गिफ्ट सिटी अ मोर अट्रैक्टिव लोकेशन फॉर मैनेजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। गिफ्ट सिटी कहां पर है? गुजरात में।
गुजरात में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। गिफ्ट सिटी बनाइए, गिफ्ट सिटी बनाइए पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। आईएफएससी के अंडर आता है, इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंडर ये आता है, ठीक है। जिससे कि इंटरनेशनल फाइनेंसेस इंडिया में ज्यादा आ सके, एफपीआई ज्यादा है, एफआईआई ज्यादा है, एफडीआई ज्यादा। एफडीआई अच्छा है कि एफपीआई अच्छा है हमारे लिए? एफपीआई क्यों ज्यादा अच्छा है? एफडीआई ज्यादा अच्छा है। एफडीआई क्यों ज्यादा अच्छा है? हाँ, एफपीआई से ज्यादा अच्छा है एफडीआई, क्योंकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? डायरेक्ट इन्वेस्ट। डायरेक्ट इन्वेस्ट मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे कंपनी लगाएंगे, उससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा। एफपीआई एफआईआई जो एफपीआई है वो क्या करते हैं? वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं केवल प्रॉफिट के लिए। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं केवल प्रॉफिट के लिए। वो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट बुकिंग करी, पैसा स्क्वीज आउट कर लिया बाहर, जब उनको लगा कि अब प्रॉफिटेबल है पैसा निकाल लिया। या एफपीआई, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब क्राइसिस का टाइम आएगा तो सारे एफआईआई भाग जाएंगे इंडिया से। क्यों भाग जाएंगे भाई? क्योंकि दो कारण होते हैं उसके। एक तो उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चलती है कि इंटरनेशनल वो सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री से कनेक्टेड है, तो वो कंट्री का इंटरेस्ट अगर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा तो वो पैसा निकाल लेंगे, है ना। दूसरा कारण, अनसर्टेनिटी के टाइम पे कोई भी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, सब अपने कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तुरंत निकलेंगे, अपने कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या है कि सेंटिमेंट के ऊपर चलता है मोस्टली गेम, है ना। तो सेंटिमेंट जैसे ही बिगड़ा, सारा इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे ये लोग। तो खतरनाक तो है इंडिया के लिए, ऑब्वियसली, है ना। तो इसके अलावा ये बहुत खतरनाक है, ये कम खतरनाक नहीं है। डेटा सेंटर के लिए जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, डेटा सेंटर के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, टैक्स हेवन बनाया है इंडिया को कि हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे अगले 21 सालों तक। गूगल, अमेजोन, ये बड़ी बड़ी कंपनी आए इंडिया के अंदर, डेटा सेंटर लगाएं, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे उनसे, अपना डेटा भी हम दे देंगे उनको। अच्छा, इसके अंदर डेटा फिड्यूशरी वो बन जाएंगे, डेटा का कंट्रोल उनके पास होगा। यानी कि एक जो डेटा सोवरेनिटी की बात हम करते हैं कि डेटा सोवरेन होना चाहिए, कंट्री का कंट्रोल होना चाहिए, जिस कंट्री का है उसी कंट्री का कंट्रोल उस डेटा के ऊपर हो, वो डेटा सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी हमारी। डेटा कौन कंट्रोल करेगा? गूगल, अमेजोन, ऐसी बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज, एनवीडिया, है ना, बिग टेक कंपनीज कंट्रोल करेंगे हमारा डेटा। और डेटा आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो कि इंडिया के ऊपर साइबर अटैक होता है, इंडिया के ऊपर साइबर अटैक होता है, और हमारा जो वो था कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका डेटा लीक हो जाता है। इसके अलावा सीबीएसई का डेटा लीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो बैंक का डेटा अभी कौन सा, एनबीडी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा डेटा किसी ने डार्क वेब पे अपलोड कर दिया हमारा। इसके अलावा अगर आप देखोगे जब मुंबई अटैक हुआ था, उस समय मुंबई की पूरी बिजली गुल हो गई थी। किसने गुल करी? उसकी पूरी रिपोर्ट है कि चाइना ने उसके अंदर साइबर अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान की हमेशा से मदद करता आ रहा है, ये तो सबको पता ही है। तो इंडिया के ऊपर साइबर अटैक करना आसान क्यों है? क्योंकि हमारा डेटा ओपन है। आप बताओ कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके ऊपर साइबर अटैक करना सबसे मुश्किल है? हाँ, चाइना। यूएस के ऊपर भी आसान है, क्योंकि यूएस का डेटा तो है, चाइना का तो डेटा ही नहीं है। चाइना ना गूगल यूज करता, चाइना ना फेसबुक यूज करता, ना इंस्टाग्राम यूज करता,
ना व्हाट्सएप यूज करता, वहां चलता है वीचैट व्हाट्सएप की जगह, टिकटॉक, और टिकटॉक चलता है ना वहां पे, नहीं चलता, इंडिया में तो बैन किया था टिकटॉक, वर्ल्ड वाइड चल ही रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है इंडिया के अलावा टिकटॉक। नहीं नहीं, वो तो उनका खुद का ही है ना टिकटॉक, चाइनीज कंपनी है। अमेरिका ने भी बैन किया था लेकिन चाइना में चलता है, और वो गूगल यूज नहीं करते, वो उनका अपना सर्च इंजन है, वो जीपीएस यूज नहीं करते, वो बाइडू यूज करते हैं, अपना चाइनीज नेविगेशन सिस्टम जो है उनका, तो उनका डेटा एकदम सिक्योर है। कोई साइबर अटैक करता है अगर चाइना के ऊपर, तो बहुत मुश्किल होगा कि उसके ऊपर साइबर अटैक सफल हो पाए, क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सोवरेनिटी है चाइना के पास, ठीक है, हमारे पास नहीं है। हमने क्या किया, हमने तो टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया कि आओ डेटा सेंटर खोलो, डेटा प्रोसेसिंग करो, जीपीयूज लगाओ, हमारा एनवायरनमेंट खराब करो, हालांकि इसके बदले में कुछ नौकरियां जरूर मिलेगी। लोग कहेंगे कि ऋषि सर तो एंटी डेवलपमेंटल हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप देखो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अपने डेटा सेंटर नहीं लगा रहे, लगाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट खराब होता है, वो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे, वो रोक रहे हैं। अभी एनवायरनमेंट क्या एक इंडेक्स आया, एनवायरमेंटल इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया की रैंक 176 है, 177 कंट्रीज में से, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 रैंक है इंडिया की, सबसे खराब हमारे से खराब बस एक कंट्री की परफॉर्मेंस है, लाओस की, हमारे पड़ोसी की, ठीक है, तो एनवायरमेंट के ऊपर तो हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा, बिल क्या कर रहा है, रिमूव द रिक्वायरमेंट दैट ईच फॉरेन कंपनी बी सेपरेटली नोटिफाइड, ब्लैंकेट नोटिफिकेशन, आ जाओ सब आ जाओ, कोई अलग से नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं कि तुम्हारी कंपनी को भी नोटिफिकेशन की जरूरत है, तुम्हारे डेटा डेटा मैनिपुलेशन के लिए। ये मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन है बहुत खतरनाक, जो ये कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। क्या चीज खतरनाक आ रहे हैं, जितने भी बिल आ रहे हैं, हाँ देखो, बिल को क्रिटिसाइज करना तो हमारा काम है, और आते रहते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं बिल्स, और वो हमारा काम है, क्रिटिसाइज उसको करेंगे, ठीक है। एफसीआरए बिल के ऊपर अभी जेपीसी बनी है आज, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, तो वो आज के न्यूज़पेपर में है, एकदम फ्रंट पेज पे है, एफसीआरए बिल के ऊपर जेपीसी बनाई गई। तो एफसीआरए बिल हमने पहले पढ़ा था जब आया था, उसको हल्का सा रिवाइज करना, कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत क्लैट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर सीधे सीधे हमने क्या किया, अपना डेटा फॉरेन कंपनीज के हाथ में दे दिया, और अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से वी आर गेटिंग अलाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, चाहे ईरान यूएस वॉर के बीच में आप लोग देख लो, और ऐसा नहीं है, मतलब एनालिसिस इसका न्यूज़पेपर में छप चुका है कई बार, इसलिए मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा। तो इसके अंदर कई बार एनालिसिस में ये छपा है कि जैसे हमने कभी भी, यूएस ने जो हमारे उसको मारा था, एक सी फेयर को मार दिया था, उसको हमने बहुत ही हल्के में कंडेम किया, लेकिन ईरान ने जैसे ही कोई हमला किया, ईरान ने एक मिसाइल छोड़ी थी, उसको हमने पूरा कंडेम किया, उसमें उसको, रशिया ने एक मिसाइल मारी थी हमारे शिप के ऊपर, एक सी फेयर को मारना था, हालांकि हमारा शिप था भी नहीं, डियागो ग्रासिया का, नहीं डियागो ग्रासिया का नहीं था, किसी और कंट्री का था वो, उसमें हमारा सी फेयर था, हमने रशिया के अम्बेसडर को बुला के उसके सामने कंडेम किया, लेकिन यूएस के अगेंस्ट हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। यूएस और इसराइल ये अगर जेनोसाइड भी कर रहे हैं गाजा के अंदर, अभी गाजा प्लान मानने से मना कर दिया नेतन्याहू ने, बोला मैं नहीं मानता तुम्हारा गाजा प्लान, डोनाल्ड ट्रंप का जो गाजा प्लान था उसको मना कर दिया मानने से, यानी कि वहां जेनोसाइड अभी कंटिन्यूअस चलेगा, लेकिन हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि हम वहां पर टू नेशन चाहते हैं, हम वहां पर फिलिस्तीन भी चाहते हैं, हम वहां इसराइल भी चाहते हैं, लेकिन हमने कोई स्टेटमेंट, ना तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना किसी ने कोई स्टेटमेंट यहाँ पर जारी नहीं किया। तो ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ समय से कि हम लोग जो है वेस्ट टिल्ट होते जा रहे हैं, वेस्टर्न अलायंस की तरफ टिल्ट होते जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हम इसको लिखेंगे ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है,
क्यों? क्योंकि हमारा जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट है वो इस टाइम चरम पे है, सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करें, 40% के आसपास हो गया हमारा ऑयल इंपोर्ट रशिया से। तो चूंकि रशिया से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट यूएस प्रेशर, तो ये नहीं कह सकते कि हम यूएस के प्रेशर में सारे काम कर रहे हैं, है ना? तो वो एक बहाना तो देना पड़ेगा बोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। REIT और इन INVIT, ये क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया? एग्जाम टैक्स एग्जाम किया गया। द बिल प्रोवाइड्स दैट यूनिट होल्डर्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट may receive exempt divided income from the special purpose vehicle even where the special purpose vehicle has opted the concessional corporate tax regime, उसके बावजूद भी उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। सरचार्ज पेबल बाय सच एसपीवी इज इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 25%। एसपीवी के ऊपर बोझा और डाल दिया, जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है उसको 25% तक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ेगा, सरचार्ज। ठीक है। एक ये है यूपीआई के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। यूपीआई के अंदर क्या किया गया? सेक्शन 10A था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का। इसके अंदर ये क्या करता था? ये प्रोहिबिट करता था बैंक और पेमेंट सिस्टम जो हो गए उनको चार्ज करने के लिए। जैसे हमारे यूपीआई के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है ना, क्या कह रहे हैं? प्रोहिबिट अ बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चार्जिंग अ पर्सन मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट थ्रू स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड। अब लगेगा, अब लगेगा चार्ज। वो तो है ही। डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? जब उसके ऊपर टैक्स लगेगा लोग फिर कैश पे आ जाएंगे, कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएगा। बड़े मर्चेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए। The protected modes were linked to those prescribed under Section 269 SU of the Old Income Tax Act, जो Old Income Tax Act में चल रहे हैं उनके लिए। What does the bill change? The bill replaces the Old Income Tax Act referred with electronic mode of payment, जो Income Tax Act में electronic mode of payment के लिए था, that central government may specify by notification. Therefore, the government can determine by notification which electronic payment mode will receive the statutory no charge protection। नो चार्ज प्रोटेक्शन किसको देनी है किसको नहीं देनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है। नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन को दे रहे हैं। कैसे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या दे रहा है? स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन दे रहा है टैक्स से, मतलब चार्जेस से। तो ये एक अपने आप में फ्लॉड है। ठीक है। कंट्रोवर्शियल तो है ही। गवर्नमेंट पॉसिबल रैशनल, जो गवर्नमेंट कह रही है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और पार्लियामेंट लेजिस्लेशन एवरी टाइम पेमेंट मोड, हर बार पेमेंट मोड को चेंज करने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो सीधे नोटिफिकेशन निकाल देंगे, एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन, बार बार अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। डिफरेंट पेमेंट सिस्टम में रिक्वायर्ड डिफरेंट रेगुलेशन ट्रीटमेंट, तो सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती रहेगी। कंसर्न क्या है? स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन नाउ डिपेंड अपॉन एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन। जो स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन है वो एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन पे डिपेंडेंट है। यानी कि जिसकी सरकार में सेटिंग होगी, सीधी बात यह है कि जिसकी सरकार में सेटिंग होगी वो एग्जाम्पशन दे लेगा। और जो उसको यहाँ पे 100 करोड़ का टैक्स पे करना था, चार्जेस पे करना था, जो कहा जाता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता, वो अब नेताओं की जेब में जाएगा। 50 करोड़ 100 करोड़ की जगह, है ना? यही होगा। A payment mode excluded from the notification may lose section 10A protection। जो नोटिफिकेशन के बाहर होगा उसका सेक्शन 10A का प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। यानी कि उसके ऊपर सरकार क्या कर सकती है? चार्जेस लगा सकती है पेमेंट के ऊपर, है ना? फ्यूचर पॉलिसी को डिस्टिंग्विश बिटवीन कैटेगरीज मर्चेंट्स ट्रांजैक्शंस, वो अभी फ्यूचर में कि बड़े मर्चेंट्स होंगे छोटे मर्चेंट्स होंगे, वो लगा सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए ओपन है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी किया नहीं। ठीक है। मनी बिल की तरह पेश किया गया तो राज्यसभा इसको रोक सकता ही नहीं था। मनी बिल का आप लोगों को पता है ना कि राज्यसभा नहीं रोक सकता, केवल अगर लोकसभा से पास हो जाए उसको फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा।
तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, एमएन केवल रिकमेंडेशन दे सकता है, 14 दिन के अंदर बिल को रिटर्न करना है। अभी तक वो कुछ नहीं किया ना, वो फ्यूचर के लिए ओपन छोड़ा हुआ है अभी क्वेश्चन कि कितने कितने पेमेंट के ऊपर कितना चार्ज लगेगा। जोर से बोलो। 2000 से ऊपर की पेमेंट पे लगेगा। अभी तक ऐसा कुछ पास नहीं किया है हालांकि, मतलब इसके अंदर तो मुझे नहीं दिखा। हो सकता है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन पास किया हो गवर्नमेंट ने, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अभी मैं कह रहा हूँ कि बिल के अंदर मेरे को नहीं दिखा। हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन इस तरीका आया हो जो इन्होंने पढ़ा हो। ऐसा कोई नोटिफिकेशन मेरे को नहीं दिखा अभी तक। कोई होगा तो हम लोग कल उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना, कि कितने रुपए तक के पेमेंट के ऊपर वो है, तो उसको अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन होगा तो उसको कल देख लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 109 के अंदर मनी बिल की तरह उसको पेश किया गया। अब देखो ये, पीस ऑन बॉर्डर इज ऑफ utmost importance for time, says government after Chinese incursion। चाइनीज इंकर्जन क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम मैप पे देखें, चाइना के साथ हमारा 3 जगह से बॉर्डर लगता है। कहाँ कहाँ से? एक तो लद्दाख से, ये रहा बॉर्डर, है ना, ये पूरा लद्दाख से बॉर्डर चाइना का लग रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं स्काई चीन। यहाँ पे हमारा डिस्प्यूट है, स्काई चीन पे, है ना। अरुणाचल प्रदेश को पूरा चाइना क्लेम करता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और हम एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी इंडिया के अंडर है। इसके अलावा एक ये बॉर्डर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला। ये 3 बॉर्डर्स है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पे ऐसा कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ये 2 बड़े डिस्प्यूट है। स्काई चीन हम क्लेम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली चाइना के पास है। अरुणाचल प्रदेश चाइना क्लेम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया के पास है, ठीक है। अब वहां पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो एक्सेप्टेड पोजीशन नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि पुकार ला और ओला, ये दो ओलो, ये दो जगह है जहां पर पीएलए घुस चुका है। कौन कह रहा है? नाब वेलफेयर सोसाइटी और वहां के लोकल रेसिडेंट्स। एक अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसके अंदर एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का है, म्यूजिशियन है शायद, वो उसके हाथ में गिटार है ना, और वो कह रहा है कि गुड बाय इंडिया, और हो सकता है कि कुछ दिनों में हम चाइना में चले जाएं, क्योंकि इस जगह पर चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कुछ दिनों में हम लोग चाइना में चले जाएंगे, तो सी यू देयर इन चाइना, है ना, इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में वो कह रहा है कि हम लोग चाइना में चले जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश चाइना में चला जाएगा, जिस स्पीड से वो चाइना बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक 36 WMCC मीटिंग हुई है। WMCC क्या है? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। WMCC की मीटिंग हुई है। WMCC कहां पर मीटिंग हुई है? नई दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई है, 6 अगस्त, और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई है। कहां पर है? अपर सबनासरी, अपर सबनासरी डिस्ट्रिक्ट में, पुकारला और पोलो, टास्किंग सर्कल, अपर सबनासरी डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट जो है सेंट्रल वाला अरुणाचल प्रदेश का। जो वैसे हम लोग ज्यादातर डिस्प्यूट देखते हैं ना चाइना के साथ, वो होता है तवांग वाला, लेकिन इस बार है सबांगसी। सबांगसी बिल्कुल बीच में पड़ता है, ठीक है। तवांग, हालांकि जो चाइना कहता है, देखो अभी चाइना कहता क्या है और हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल है ये, है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपने सुना होगा इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये कैसा बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? ये डी फैक्टो बॉर्डर है, डी ज्योर बॉर्डर नहीं है। डी फैक्टो बॉर्डर मतलब, हुँ? हाँ, जिसका जिसका जितना कब्जा हो गया उसका उतना। डी फैक्टो है, बाय फैक्ट ये बॉर्डर एग्जिस्ट करता है, डी ज्योर नहीं है।
यानी कि लॉ के द्वारा दोनों देशों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है ये बॉर्डर एलएसी। ठीक है, एलएसी क्या है? जहां पर, अच्छा, ये देखो जो डी फैक्टो बॉर्डर्स होते हैं वहां पर कंप्लीटली डीलिनिएटेड नहीं होते। डीलिनिएटेड नहीं होते मतलब कि मार्क्ड नहीं होते प्रॉपरली, और डीमार्केटेड भी नहीं होते। डीमार्केटेड मतलब कि ग्राउंड पे कोई मार्केशन नहीं होता है ना। एक तो डीलिनिएटेड यानी कि मैप पे आपने डीलिनिएट कर दिए, और ऑन ग्राउंड करेंगे तो बोलेंगे डीमार्केटेड। ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ना तो डीलिनिएशन है और ना ही डीमार्केशन है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसका? जब हम लोग, हमारी आर्मी पेट्रोलिंग कर रही है, उनकी भी आर्मी पेट्रोलिंग कर रही है, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में, ट्रांसग्रेशन हो जाता है, फेस ऑफ हो जाते हैं। तो इन सब, ये सारी समस्याएं हमारे बॉर्डर्स पे हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे हैं। ठीक है। हाँ, क्या चीज? गालवान वैली देखो कहाँ पर है, ये देखो, गालवान वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बॉर्डर पे है किसके? इंडिया, मतलब उसके, जो हमारा लद्दाख है ना, वहां है गालवान वैली। और उसमें भी बिल्कुल जो अक्साई चीन वाला बॉर्डर है, जो पैंगयोंग त्सो वाला एरिया है, वहां पर है गालवान वैली। और गालवान में वो लोग ब्रिज वगैरह बना रहे थे जब गालवान स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड कर रहे थे, आगे आ रहे थे। वहां पर फिंगर्स के हिसाब से डिवाइडेड है, फिंगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो डिवाइडेड है। वो सारी फिंगर्स जो है वो हमारी हैं, मतलब रेंजेस के नाम है, फिंगर वन, फिंगर टू, फिंगर थ्री, पॉइंट्स के नाम है बेसिकली। तो वो पॉइंट्स क्या है कि उस पे पेट्रोलिंग का इंडिया का राइट है। और पेट्रोलिंग कर कौन रहे थे? चाइनीज पेट्रोलिंग कर रहे थे, वहां पे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब हुआ था गालवान स्टैंड ऑफ। ठीक है, गालवान अलग है और वो अलग है, अरुणाचल वाला। वहां पर वो हुआ था, दूसरा वाला जो है एक और फेमस, गालवान के अलावा दूसरा एक और फेमस है ना स्टैंड ऑफ। अभी बिल्कुल दिमाग से स्लिप कर गया, अभी आ जाएगा दिमाग में, ठीक है ना, बताता हूँ। एक तो गालवान स्टैंड ऑफ है और एक और हुआ था अभी रिसेंटली, सोचो, याद करके बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर अभी मैकमोहन लाइन का डिस्प्यूट है। मैकमोहन लाइन कैसे बनी? तो 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर, शिमला में बैठ के ये लाइन खींची गई, है ना। तो शिमला में बैठ के ये लाइन खींची गई, किसने खींची? सर हेनरी मैकमोहन ने, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के। किसके साथ नेगोशिएट किया गया? तिब्बत के साथ नेगोशिएट किया गया, और एक बाउंड्री खींच दी गई। चाइना कहता है कि तिब्बत की खुद की सोवरेनिटी है ही नहीं, तो वो बॉर्डर के इश्यूज के ऊपर नेगोशिएट कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो मैकमोहन लाइन को मानता नहीं हूं। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए वो मेरा है, ये चाइना कहता है। हम कहते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा है, मैकमोहन लाइन बनी हुई है, एलएसी बनी हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा, तो वो हमारा है। तो दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करते हैं, ये उसका कारण है, लड़ाई की जड़। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तिब्बत एंड एरिया सच एज तवांग, हिस्टोरिकल कल्चरल लिंक है चाइना का उनके साथ, तवांग का, क्योंकि वहां पर भी बुद्धिज्म है, यहाँ पर भी बुद्धिज्म जाता है। तवांग डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे मोनेस्ट्रीज मिलेंगे आपको, है ना। तो 36 WMCC की मीटिंग भी हुई, और इसके अंदर एलएसी के इशू को उठाया भी गया। तो इसके अंदर क्या डिस्कशन हुआ? रिव्यू द सिचुएशन अलोंग एलएसी, recreated that border peace is essential for overall development of bilateral relations। अगर bilateral relations अच्छे करने, चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे करने, तो बॉर्डर टेंशन को कम करना होगा, खत्म करना होगा। Agreed to use diplomatic and military channels to resolve outstanding issues, और
ये डिप्लोमेटिक चैनल ही है WNCC। इसके अलावा मिलिट्री नेगोशिएशंस होते हैं, मिलिट्री डायलॉग्स होते हैं, वो अलग है। तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स को यूज करेंगे, दोनों को ही यूज करेंगे, किसके लिए? आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। एग्री टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकैलकुलेशंस। जो मिसकैलकुलेशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दोनों देशों के बीच में, जिसकी वजह से ये पूरा डिस्प्यूट है मैकमोहन लाइन को लेके, उसको रिजॉल्व करने की बात की गई। डिस्कस्ड बाउंड्री डिलिमिटेशन और डिस्कस्ड बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स। इसके बाद ही सारा का सारा ये सलामी स्लाइसिंग शुरू हुई है चाइना की तरफ से। सलामी स्लाइसिंग मतलब धीरे धीरे वो इंडिया के अंदर घुसते जा रहा है, इतना घुसेगा, फिर थोड़ा सा और घुसेगा, थोड़ा सा और घुसेगा, धीरे धीरे सलामी स्लाइस। सलामी देखी है आप लोगों ने? देखिए सबने सलामी। सलामी होती है वो, आपने बचपन में कार्टून देखा होगा जिसमें टॉम एंड जेरी के अंदर वो एक बहुत लंबी सी ऐसे मीट की लड़ी सी लेके भागता है, वो सलामी होती है। तो उसको ऐसे छोटा छोटा स्लाइस में काटा जाता है बर्गर के बीच में लगाने के लिए, तो वो होती है सलामी। तो छोटा छोटा काट काट के क्या करता है चाइना, क्या करता है इंडिया के अंदर घुसता है, इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। तो वो करता है, वो शुरू हुआ है। तो WNCC का याद रखेंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुआ था। इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में डायलॉग होता है, डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बॉर्डर डेवलपमेंट, इन सब के लिए मेंटेन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेट बॉर्डर मैनेजमेंट मेजर्स। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए क्या मेजर्स लेने हैं दोनों कंट्रीज को मिलके, उसके लिए बात होती है। प्रिवेंट लोकल इंसिडेंट्स। लोकल इंसिडेंट मान छोटे मोटे कोई इंसिडेंट हो गए, उसको एस्केलेट नहीं होने देना, उसके लिए WNCC। ठीक है। प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर मिलिट्री एंड हायर पॉलिटिकल डिस्कशंस, जैसे मोदी जी को जाना है या NSA को जाना है हमारे मीटिंग करने। हाँ। इंडिया चाइना रिलेशंस में, हाँ मैं समझ गया आप किसके बारे में बात कर रहे हो। उस टाइम पे ईरान का इशू बहुत ज्यादा एस्केलेट हुआ हुआ था, वो उसी टाइम की बात है ना। हाँ, याद आ गया मुझे। हाँ, तो उस टाइम पे वो एडिटोरियल भी यही कह रहा था कि पहले हम लोग बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करें। किसका? प्रपोजल, प्रपोजल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो ट्रेड को और उन सब चीजों को लेके था, है ना। बॉर्डर इश्यूज के ऊपर उसमें नहीं था ना, इसीलिए तो हमने मना कर दिया कि जब तक बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हम इस एग्रीमेंट पे आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट था जो कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को फिर इफेक्ट करता। हम्म, उनके फेवर का था वो पूरा। तो WNCC और मिलिट्री टॉक्स अलग अलग होते हैं, जैसे WNCC डिप्लोमेटिक है। इसके अलावा लोकल कमांडर्स जो ऑन ग्राउंड कमांडर्स होते हैं वो अपना टॉक्स करते हैं, और कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स होती है सीनियर मिलिट्री। और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे यहाँ से कौन जाते हैं, NSA जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाते हैं। ठीक है। और चाइना से आते हैं सीनियर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन मिनिस्टर, जैसे हमारा फॉरेन मिनिस्टर होता है वैसे सीनियर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है। अर्ली हार्वेस्ट, अर्ली हार्वेस्ट उसको बोला था कि अर्ली हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले बॉर्डर को रिजॉल्व करो। प्रपोजल था वो, फिर हुआ नहीं, आगे कुछ हुआ नहीं उसका, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इसलिए बाद में डिस्कशन में भी नहीं आया। ठीक है।